Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद ख़ास पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी स्टेट्स ने घोषित कर दिया है। जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब आज सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला भी आएगा, देखते हैं लॉकडाउन आगे बढ़ता है या नहीं। बहरहाल तो क्योंकि आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस समय तक अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि लॉकडाउन 4 कैसा रहेगा। लेकिन जैसा भी हो, आज का शो आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। और आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो बेहद ख़ास है, हमारी कम्युनिटी से है, विजुअली इम्पेयर्ड है। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड जो प्रोफेशनली कॉमेडियन है, जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जो होके आए हैं, पार्टिसिपेट किया वहाँ पे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तमाम स्टेज शोज़ इन्होंने किए हैं, यूट्यूब पर भी इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। और विडंबना ये है कि अपनी कम्युनिटी में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से हमें इनके बारे में पता चला। हालांकि इनके बारे में हमें पता था, लेकिन अपनी कम्युनिटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इनको हमने बहुत कम देखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम ऑर्गेनाइज़र से हैं, जब भी आप कोई कल्चरल इवेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो इनके अंदर स्पिरिट है, टैलेंट है, वो गज़ब का है। तो आप स्टेज शोज़ के लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पूरी बात करेंगे। सोनभद्र से बेसिकली ये हैं, लेकिन वाराणसी में रहते हैं। एक वीडियो क्लिप नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऑनरेबल पीएम के साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी। सब बातें करेंगे इनके साथ, इनके टैलेंट के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ जाना माना नाम अभय कुमार शर्मा जी है। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताएं हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। जी, बेसिकली हम उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र, वहाँ से हैं। और बाकी हम चूंकि बाई बर्थ ब्लाइंड हैं, तो शुरू में ही हमारी जो शिक्षा दीक्षा वो विशेष विद्यालय से ही हुई है। तो ये जो दुर्गा कुंड वाराणसी में शेरमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय नाम से स्कूल है, तो हमने अपने चाइल्डहुड से पूरी इंटर तक की एजुकेशन वहीं पे ली। और उसके बाद बाकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया है। और बस अभी छोटा सा परिचय तो यही है। उसके बाद बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं वहाँ गया। फिर उसके बाद अभी बीच में प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बाकी लाइव शोज वगैरह चलते रहते हैं। तो हमने स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री, इस आर्ट को प्रोफेशनली हमने अपने लिए चुना है। और यही है अभी तो जी। तो अभय जी, ये कॉमेडी का शौक कब से पड़ा आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग छोटे थे तो उस वक्त जो है कि मिमिक्री से बेसिकली ये थोड़ा सा ज्यादा आया। तो अब हम लोग छोटे थे तो रेडियो के जरिए क्रिकेट की कमेंट्री सुनना, और जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे एंकर्स वगैरह की वॉइसेस सुनना, बाकी न्यूज रीडर्स वगैरह को, तो इनको सुनते सुनते फिर हमने, अब क्या होता है किसी चीज को आप जब बार बार सुनते हैं, फिर जब लोगों को वैसे बताना होता है तो आप, एक तरीका तो होता है कि बस आपने जैसे सुना तो उसकी थोड़ी बड़ी चीजें बता दी। लेकिन मैंने दूसरा तरीका चुना कि हम जिस आवाज में, जिस तरीके से, जिस शैली में सुनते थे, उसी शैली में हम लोगों को बताते थे जो भी कुछ हैपनिंग्स होती थी। तो वो करते करते मिमिक्री की एक आदत पड़ गई। और उसके बाद फिर वो आदत धीरे धीरे, फिर जब और आगे बढ़े तो लीडर्स वगैरह की वॉइसेस भी आने लगी। जब आती थी वैसे पहले भी, लेकिन उन पर हमारा ध्यान बढ़ता गया। तो मनमोहन सिंह जी और तमाम नेताओं की मिमिक्री होने लगी। फिर 2014 इलेक्शन के दौरान मोदी साहब ने भी बहुत कैंपेनिंग की। तो इसी तरीके से उन लोगों की भी मिमिक्री को हमने अपने जरिए करने की कोशिश की। तो इस तरह से धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। और फिर यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में, पहले तो बीएचयू लेवल पे, फिर उसके बाद बाकी जोनल और नेशनल यूथ फेस्टिवल्स में, फिर
इसी तरीके से तमाम कल्चरल फेस्टिवल जो भी फेस्ट हुए तो वो सब में गए हम। तो वहाँ पे अपलोड वगैरह धीरे धीरे और एप्रिशिएशन मिलता चला गया, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। और इसमें फिर बाकी इसी के जरिए ये जो मंचेस पे लोगों के एप्रिशिएशन, फिर लोगों के सुझाव भी मिलने लगे कि आप और इस तरह से कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा ही एक कारवा रहा। आपने प्रोफेशनली कहीं से शिक्षा दीक्षा ली, फिर बाद में ट्रेनिंग मिमिक्री की या कॉमेडी में, या ये गॉड गिफ्टेड है, इसको आपने निखारने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली या नहीं? नहीं, इसको निखारने के लिए मैंने कहीं से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। इसके लिए बस हम थोड़ा सा जब लाफ्टर चैलेंज में हमारा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे गए जब, तो वहाँ पे हम लोगों के ग्रूमिंग के लिए वर्कशॉप्स होती थी छोटी छोटी। उसमें जो है कि हम लोग मतलब सेशन होता था, तो उसके जरिए हम लोगों ने फिर काफी कुछ सीखा। हालांकि जो कुछ हम लोगों ने वहाँ सीखा है, अभी तक तो उसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन तो हम लोग नहीं कर पाए हैं हम इंडिविजुअल लेवल पे। बट हाँ, ये चीज है कि सारा रोड मैप, सारी चीजें बनी हुई हैं अब, और धीरे धीरे ये सब चीजें भी हम ले आएंगे अपने उसमें, और आ ही रही हैं कहीं ना कहीं। बाकी आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आज अनाउंस होगा लॉकडाउन 4। अगर इस लॉकडाउन को मोदी साहब अनाउंस करें और आपको मिमिक्री से लोगों को बताना है, तो थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लिसनर्स में हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा आपके टैलेंट के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि बहुत सारी दुनिया को पता है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर के चैलेंज के वजह से, लेकिन जिनको नहीं पता उन तक भी आपके टैलेंट को पहुंचाया जाए। और मेरी निजी तौर पे बहुत रिक्वेस्ट है, जो लोग इन्हें सुन रहे हैं अपने कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में, इन्हें मौका दीजिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवेयर पीपल। और ये रिस्क लेना अपनी लाइफ में, इस प्रोफेशन को लेके, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी थोड़ी बहुत कॉमेडी करता हूँ, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इन्होंने रिस्क लिया है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं मोदी जी की आवाज़ में, कैसे लॉकडाउन आज 4 की अनाउंसमेंट हो सकती है? अच्छा, नहीं, उनका तो इस प्रकार से वो रह सकता है, तो उनके मतलब उनके दो तीन आवाज़ें मुझे आपकी बहुत प्यारी लगती है, मनमोहन सिंह की और अपना नीतीश जी की और राजनाथ जी की। तो गजब की आपकी मिमिक्री है, खासतौर पे नीतीश जी को बहुत कम लोग करते हैं। तो जी चलिए थोड़ा सा ये सेशन करते हैं, फिर हम बहुत सवाल जवाब आपसे करेंगे। नहीं, डेफिनेटली। तो मोदी जी का कुछ इस तरीके से होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले लगभग 2 महीने से आप सबने अपने धैर्य का परिचय दिया है। आप लिए बहुत हद तक कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में भारत को सफलता भी मिली है, लेकिन किस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। गजब। अच्छा, अभी इसी विरोध में अब नीतीश जी आ जाते हैं कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाना चाहिए। भाई देखिए, यह तो बहुत पहले से चला है, और प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा जान है तो जहान है, लेकिन बाद में समय परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भी नारा बदला, जान भी और जहान भी। तो मुझे लगता है कि अब जहान भी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। अब राजनाथ जी आ रहे हैं इनका खंडन करने। राजनाथ जी कह रहे हैं नहीं नीतीश जी आप गलत कह रहे हो, मोदी जी सही कह रहे हैं, अभी बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यह नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तमाम प्रकार की बीमारी अभी बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत को किसी भी तरीके से लोगों को छूट देकर के आगे बढ़ना सही नहीं हो सकता है। अभी लालू जी कह रहे हैं भाई मुझे तो जेल से निकालो, कोरोना के आप सारे आप कैदियों को निकाल रहे हो, कोरोना हो सकता है मुझे। तो लालू जी कह रहे हैं भाई आप बढ़ाओ, जब ना बढ़ाओ, लेकिन आप मुझे बाहर निकालो।
कि सारा जो है कल्चर गड़बड़ कर दिया है। जो भी लोग इस समय भाई जेल में फंसा हुआ है, ये हमको भी डाल दिया है। बताइए, सारा जो है दुनिया का कैदी लोग को भर दिया है, सोचता है कि लालू को भी कोरोना हो जाए। अरे भाई, सबको छोड़ रहा है। अरे सोच रहा है नरेंद्र मोदी कि लालू अगर बाहर आ गया तो सबको उजागर कर देगा, इसलिए बाहर नहीं ला रहा है। अभी मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं भाई कोरोना का तो पता नहीं, बाकी मरीजों को कोई पूछ नहीं रहा, मेरी तो वैसे तबीयत खराब है और लोग मुझे हॉस्पिटल वाले सब दरवाजे बंद कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एम्स में जगह मिली है। मेरे सारे भाइयों और बहनों, अभी कोरोना के कारण सरकार ने सभी बाकी बीमारियों को नजरअंदाज कर दिया है। मुझे भी तबीयत में नासाजी के वजह से अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन जगह के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए अब थोड़े से इस ट्रैक को रोकते हैं, आगे भी बहुत हम एंटरटेनिंग सेशन करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि अभय जी की ज़िंदगी से भी आपको रूबरू करवाना है। शर्मा साहब, क्या चैलेंजेस रहे स्टडी के दौरान एज ए विजुअली इम्पेयर्ड? देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड हम लोगों के लिए चैलेंजेस की अगर बात है तो हम लोगों के लिए एक तो अच्छी बात थोड़ी रही कि इतना प्रचार प्रसार हम लोगों के लगभग 4-5 साल की उम्र होते होते हो गया कि हम लोग चाइल्डहुड से अपनी जो स्टडी है वो कर पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ एक चीज बस ये है कि जो हमारा सिस्टम है हमारे स्कूलिंग का, तो उसको जो है कि मुझे लगता है कि शुरू से ही, जैसे आज हम जो कर रहे हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि हमें हैंड मूवमेंट्स कैसे करने हैं, हमें बाकी फ्रंट टू मतलब कि जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें हैं, तो ये सब चीजें जो विशेष विद्यालय हम लोग के समय से रहे, तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। और मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए स्पेशल स्कूल्स में। जी, और समझ ये जो कि हमारे मतलब बच्चों के आने से ही, क्योंकि जैसे 5-6 साल तक हम जो लाइफ जीते हैं तो वो थोड़ी जनरलाइज लाइफ जीते हैं, थोड़ी जनरलाइज होती है वो, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, नॉर्मल बच्चों के बीच में रहते हैं, तो हमें सामान्य चीजों का थोड़ा पता रहता है। लेकिन जब हम इस तरह के स्कूल्स में जाते हैं और फिर हमारे ऊपर जब कोई ध्यान नहीं होता तो हम एक अलग सी दुनिया में ढलते चले जाते हैं, जिसमें आपने बहुत जगह ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर नेक शेकिंग का आ जाता है, गर्दन हिलाते रहना, कुछ लोगों का मतलब कि हिलते रहना, या तमाम चीजें, मतलब वो एक अलग सी दुनिया होती है। बिल्कुल, कुछ लोगों का ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस पे काम होना चाहिए, इस पर हमने कई शोज भी किए हैं। लेकिन अबे सर, मुझे ये बताएं कि अपनी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जाना कैसे हुआ? वहाँ आपके सामने क्या चैलेंजेस थे, कब माइंड में आया और कितनी टफ जर्नी थी आपके साथ और कैसा सपोर्ट मिला वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली जब ये कॉलेज फेस्ट से मैंने शुरू किया जब, तो ये BHU में स्पंदन करके एक वार्षिक महोत्सव होता है, तो वहीं पे हमने जो है कि राजू श्रीवास्तव आए हुए थे 3rd ईयर में जी। तो 3 बार हमने वो 3 बार हम जब तक कॉलेज में रहे तो हमने मिमिक्री का वो टाइटल जीता था जी। तो राजू श्रीवास्तव के सामने भी हमें वहाँ पे, और बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ जैसे होता है कई बार आपके साथ, जब आप कुछ दिल से चाहते हैं जुनून से तो वो होता भी है, तो उनका शो सुनने के लिए हम मतलब बहुत ही पीछे जमीन पे घास पे बैठे थे। तो अब मेरे वाइस चांसलर साहब मुझे ढूंढ रहे थे, तो एक मैं उनको दिखा तो उन्होंने एक एम्प्लॉय को भेज के मुझे स्टेज पे बुलवाया। फिर राजू श्रीवास्तव साहब को बताया कि देखिए ये हमारे कॉलेज का लड़का है और बहुत ही जबरदस्त मिमिक्री करता है, तो उनके सामने हमने परफॉर्मेंस की। तो फिर लाफ्टर चैलेंज उस टाइम आने वाला था, तो उनको राजू श्रीवास्तव साहब ने सजेस्ट किया कि आप BHU में भी लेटर भेजिए और वहां से भी लोगों को बुलाइए, वहां भी काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। देन वो लेटर आया, फिर
फिर हमने उस नंबर पे कांटेक्ट किया, तो लखनऊ में ऑडिशन दिया, फिर मुंबई में हमने दिया, तो और बाकी पहले उससे टेलीफोनिक और वीडियो राउंड भी हुआ, तो उसके जरिए फिर सिलेक्शन हुआ। और वहां जाने के बाद अच्छा रहा सब कुछ। पहले तो 50 लोग गए थे, तो बहुत मजा आया। शुरुआत के 15 दिन तो काफी मजे के रहे एकदम, और फिर उसके बाद लोग कम हुए, फिर 15 लोग बचे, फिर भी थोड़ा ठीक था। फिर जैसे जैसे लोग कम होते गए और चीजें होती गई, तो पता नहीं ये ऐसा जो भी है कि मुझे थोड़ा सा मतलब कि जब लोग कम बचते हैं या इन सब चीजों में, तो बहुत मजा नहीं, बहुत इंजॉय नहीं कर पाते हम जी। बट इसके बावजूद भी वहाँ पे मतलब कि लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला, और ऑन द स्टेज जो भी हमारे जजेस थे जी। और भी लोग थे, तो वहाँ भी बहुत सपोर्ट, और बैक स्टेज जो ऑफन स्टेज अपने राइटर्स और बाकी सब लोग थे, तो सबका पूरा अच्छा सपोर्ट रहा, जिसके वजह से हम इतनी लंबी जर्नी कर पाए। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों की लाइफ कितनी टफ होती है। बिल्कुल। तो अभी आपको शो मिलने शुरू हुए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर के बाद, कुछ तब्दीली आई आपकी परफॉर्मेंसेज में, लोगों के बीच में? जी जी जी, शोज एक्चुअली ये है कि थोड़ा सा गैप हो जाता है, और लेकिन शोज मिलते रहते हैं। शोज बीच बीच में ये अपने जो है कि कभी इस टाइप के जो भी कॉमर्शियल है, प्रोफेशनल है, तो वो मिलते हैं शोज। लेकिन यही है कि वो अगर ये आप मान लीजिए कि मेरा एक प्रोफेशन है अगर वो, तो इसमें दो चीजें, हमें भी अपने स्किल और परफॉर्मेंस पे और टाइमिंग वगैरह पे लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो हम जैसे आर्टिस्टों के सामने चुनौती आती है, वो सबसे बड़ी है कि इवेंट मैनेजमेंट की जी। और ये सिर्फ एक बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट मेरे साथ ही नहीं है, बाकी बहुत सिंगिंग वगैरह के भी लोग हैं। तो एक जो नॉर्मल कलाकार होता है, वो कम आर्ट के साथ भी ज्यादा चार्जेस कर लेता है, क्योंकि उनके इवेंट मैनेजमेंट अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोग कितनों जबरदस्त कला का प्रदर्शन कर दें, लेकिन एक तो वो शोज में कंटिन्यूटी, और दूसरी चीज की प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल होता है। आप अक्षय सर के साथ भी थे, राजू श्रीवास्तव का जिक्र किया, तो क्या एक्सपीरियंस है? कुछ खास बातें उनके साथ जो हुई, जो उन्होंने आपको कहा, थोड़ा सा शेयर करेंगे लिसनर्स के साथ? डेफिनेटली, देखिए उन लोगों की तो लाइफ, आज वो लोग जिस मकाम पे खड़े हैं, जैसे बहुत लोगों का एक मानना होता है कि खैर उस पर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज ये है कि आप बहुत चीजें ये होती है कि आप जो लाइफ में करते हैं, तो आप सबसे पहले तो उन चीजों पे बिलीव रखिए जी। और दूसरी बड़ी चीज की ये बात तो बेसिकली कपिल सर की है, कपिल शर्मा जी की जी। कि आप स्टेज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो कर रहे हैं करिए, बिल्कुल वो हिट जाता है, वही हिट होता है। जो आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ भर के और आप निकालते हैं, वो समझ लीजिए कि सारा कॉन्फिडेंस का खेल है जी। देखिए, तमाम लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, आप देखे होंगे, लेकिन आप अगर उनको माइक के सामने ये कह दीजिए कि अब आपका रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। बेशक। सही बात। और इसी तरीके की चीज, तो कुल मिला के एक चीज ये है कि जो अप्लॉजेज हैं, आप उनको एक मोटिवेशन बना करके और अपने आप को लगातार ले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि देखिए लाइफ में आपके बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने मनोबल पे विश्वास रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप लगातार कॉन्फिडेंस के साथ अगर अपने चीजों को डिलीवर करते रह गए, अपने आप पर आपने विश्वास रखा, तो आप आगे जरूर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो अक्षय सर, राजू श्रीवास्तव जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके साथ क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, उन लोगों के साथ बस यही, उन लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के जीवन में खुद की है, और वहां से एक लाफ्टर का डोज दुनिया को देने की सोच रखना, और आगे आना, लोगों को हंसाना, और अपने चुनौतियों को भूल करके और अपनी जो दिक्कतें हैं उसको फिल्टराइज करके जोक्स में और यहाँ पे डिलीवर करना,
तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आप खुद भी दे रहे हैं और दूसरी चीज के एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। तो ये बहुत ही अप्रिशिएट उन लोगों ने इस चीज को किया और बाकी इसको कंटिन्यू रखने के लिए कहा, और बाकी कहा कि बिल्कुल डिमोरलाइज और डिमोटिवेट मत होइएगा। अब जो मैं ये कह रहा हूँ, इससे एक आगे का स्टेज ये हो सकता है कि लोग पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको आगे कुछ दिया नहीं। तो मेरा इसमें ये बस मानना रहता है कि देखिए, हर आर्टिस्ट अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से बड़ा हुआ है जी। और बड़ा बनने के लिए सपोर्ट तो चाहिए होता है, जरूरी है जी। लेकिन उस जो वो आप कहते हैं कि वो जो स्टारडम है उसको बरकरार रखने के लिए आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है स्ट्रगल का। बिल्कुल क्योंकि फिर आपको उन्हीं के सामने जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपने हिस्से का स्ट्रगल खुद करे। इसमें कोई शक नहीं है, और शायद स्ट्रगल से ही हम सीखते हैं और स्ट्रगल ही हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की। तो आप बिल्कुल। बॉलीवुड स्टार्स की भी मिमिक्री करते हैं? बॉलीवुड स्टार की मैंने मतलब कि थोड़ी थोड़ी कोशिश की थी, बहुत ज्यादा नहीं। तो जैसे 1-2 एग्जांपल। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा मेरा कोई जोनर नहीं रहा है, लेकिन मैं जैसे कभी सिंगर्स वगैरह की और जैसे उदित जी की थोड़ी मिमिक्री मैं करता हूँ जी, हो जाए। उनकी मतलब इस प्रकार से, जैसे वो थोड़ा सा उनका सिंगिंग वगैरह का रहता है। जैसे कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, हाँ खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। इस प्रकार से उनका थोड़ा रहता है। चंचल साहब को नहीं मिमिक किया कभी? नहीं, मैंने बहुत उनकी कोशिश नहीं की। अच्छा, लेकिन अच्छा, खबरें हो जाए फिर थोड़ी सी फास्ट। आज के दौर को लेके क्या नई स्क्रिप्ट आपकी चल रही है, या कैसे फास्ट न्यूज विद म्यूजिक आप देते हैं? वो बड़ा जबरदस्त आपका वो टैलेंट है जी। अभी तो उसपे कोई बहुत ध्यान, लेटेस्ट में उसपे मैंने उसको कुछ बनाया नहीं। हाँ वो बहुत पहले का, मुझे लगता है आपने वो वीडियो देखी होगी जो कॉलेज टाइम की थी जी। तो उस टाइम का मैंने वो बनाया था। लेकिन अभी तो मैंने आपके कोरोना को सारे एक्ट देखे हैं, मैट्रिमोनी को लेके देखे हैं जी। कोरोना पे आपने क्या किया है? नहीं, कोरोना पे मैंने बस ऐसे छोटा सा एक वो बनाया था मैंने कि देखिए, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मतलब एक बात तो हम लोगों के समझ में सबके आ गई कि जो भी डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चलती होंगी, लेकिन सरकारें और इकोनॉमी तो जो है शराब से ही चलती है जी। बिल्कुल। लोगों को जैसे ही पता चला दुकान खुली, उनके शब्र का भाखड़ा नागल बांध टूट गया। ऐसे करके फिर लोग स्टेटस लगाते रहे, पापा की परियां और माँ की लाडो और बाबू की सोना भी लाइन में लगी रही। तो ये स्टेटस लोग ऐसे लगा रहे थे जैसे पापा के प्यारे, माँ के लाडले और सोना के बाबू तो शराफत से गरीब में बैठे रहे। बिल्कुल। इस टाइप के, मतलब कि एक्चुअली ये सटायर टाइप की थोड़ी सी चीजें थी। और इसमें जैसे लोग रामायण महाभारत देख रहे थे, तो मैंने वही छोटा सा एक वो बनाया था कि जैसे अगर कोई कहे कि इस कोरोना संक्रमित का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, तो गुरुदेव तुरंत बोलेंगे क्वारंटाइन भवा पुत्र। तो अभय जी, अपना एज ए विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में कॉमेडी का क्या स्कोप देखते हैं आप? कैन इट बी ए गुड प्रोफेशन? बिल्कुल बिल्कुल। कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, मान लीजिए कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरा सा अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मे भी बहुत जरा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन वैसे है नहीं जहाँ तक अब तक मैंने फील किया है। लेकिन बहुत लोगों के लिए, चूंकि उसको सोच के, उसको उस तरह से फिल्टराइज करके उसको पॉइंट आउट कर पाना, बाकी मेरा मानना तो ऐसा कुछ नहीं है। मिमिक्री में तो बहुत बड़ा स्कोप है, और मिमिक्री में तो कोई मतलब कि, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज तो एकदम हमारे लिए तो परफेक्ट है। और बाकी स्टैंड अप कॉमेडी में भी आई डोंट थिंक कि किसी प्रकार का कोई इश्यू है। बस यही है कि अपने को, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है, आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे
कि आपकी बातों पे तरह तरह के कमेंट्स, तरह तरह के रिएक्शन, ये सिर्फ हमारे जैसे लोगों के साथ नहीं, तमाम लोगों के साथ हो रही हैं। जी। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो भी सब चीजें सुन रहे हैं, झेल रहे हैं। तो इसमें किसी भी चीज के लिए कोई पैनिक की बात या फिर किसी प्रकार के फेयर की होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल फेयरलेसली और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो लगता है। फैमिली से सपोर्ट आपको कैसा रहा? और क्या उन्होंने नहीं कहा कि बाकी लोगों की तरह आप भी गवर्नमेंट जॉब करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें? कभी ऐसा माइंड में आया या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, एक चीज बहुत सही कही आपने कि आप कुछ भी इस तरह का ऑर्थोडॉक्स सोचते हैं तो फैमिली का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। तो फैमिली मेरी खैर शुरू में तो अभी भी मेरे साथ बड़ा ही अच्छा मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा। और स्कूल से मतलब उन लोगों का जिस तरीके से स्कूल ढूंढा उन्होंने, फिर सब कुछ किया, फिर बाकी जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं रहते हैं तो प्रॉपर सपोर्ट बना रहता है। लेकिन अब ये बात है कि उनको जैसे अब तक तो हमने उनको ये विश्वास दिलाया है कि हम इस आर्ट के जरिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, सब कुछ। इवन जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो बहुत सारे एमएलए, मीडिया, पुलिस सब लोग घर पे आए थे और हमारे फैमिली को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो दे फील प्राउड और उन्हें अच्छा लगा। तो ये एक चीज है कि इसके इन सब चीजों की वजह से उनको भी अप्रिशिएशन मिलता है। और आज मैं एक छोटी जगह पे होता, बैंक में होता, कहीं भी होता, तो बहुत उनको क्या मिलता, मैं महीने के एक दिन फोन करता, हाँ मुझे 40,000 रुपए मिल गए हैं तो आपको मैं 30,000 जो भी मतलब ट्रांसफर कर देता हूँ। लेकिन वो खुशी उतनी नहीं होती कभी। तो आगे के प्लान क्या है? जी, अब अभी आगे है, मैं मतलब कि मेरा एक दो चीजें है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सोचता हूँ कि मैं अच्छी सर्विसेज दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमने तो एक धारणा तो बना ली, हमने एक मतलब एक काम अपना एक निकाल लिया नया शुरू करके, और कॉमेडी के फील्ड में हम काम तो कर रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी चीज जो हमको इंडिविजुअली चाहिए कि हमको एक ऐसा प्रॉपर स्टेज चाहिए, परमानेंट स्टेज चाहिए, जिससे कि हमारे हर चीज की बड़ी वैल्यू, हमारे बातों की, हमारे चीजों की। और वही दूसरी चीज दूसरे वे में कि हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाए। और बाकी एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है इस पे देखिए बहुत लोगों का ऋण होता है। आप देखे होंगे, आप चलते हैं सड़कों पे तो कई लोग गाड़ी से उतर के आपको सही ट्रैक पे ले जाते हैं, कई लोग आपकी मदद करते हैं, उनका लेट हो चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा ऋण है हम पे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी बहुत अच्छे प्लेस पे हो, तो ताकि हम उन्हें भी हेल्प करें और अपने सोसाइटी के स्टेटस को भी आगे ले जाए, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर सके। तो इसलिए मेरा एक तो है कि हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली आया था लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मैं सरवाइव नहीं कर पाया, 3-4 महीने रह के मैं वापस लौट आया वहां से। लेकिन हाँ, मैं जहाँ भी हूँ इसमें लगा हूँ थोड़ा, और मे भी ये 1-2 साल का टाइम ले या जो भी हो, एटलीस्ट मे भी अगर एग्जाम ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर आदमी मेहनत से कुछ करे तो हो ना हो। बिल्कुल। लेकिन ये चीजें जो पढ़ाई में बने रहना आपको बहुत सारा कुछ सिखा देता है, और वो आपके जो ह्यूमर है, आपके कॉमेडी पंचेज है, उसमें एक जान डाल देता है और उसमें एक बुद्धिमत्ता डाल देता है, जिसे हम कह सकते हैं इंटेलेक्ट। तो कॉमेडी को आगे कैसे, मतलब वहाँ उस कॉमेडी को लेके आगे कैसे बढ़ाने के प्लान है? देखिए कॉमेडी का तो देखिए बेसिकली कॉमेडी को तो मुझे YouTube जो है मेरा एक कॉमेडी कुकीज का चैनल है ही है जी। और अभी मैंने टिकटॉक पे भी एक वो बनाई है जी आईडी जी तो बाकी फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे तो हम लोग है ही हैं जी। तो मेरा ये प्लान है कि अब परमानेंटली जो है इसको ओपन माइक्स वगैरह में जो भी नए नए हमारे सेट हैं उनको टेस्ट करना है, डिलीवर करते रहना है और इस फील्ड में बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। तो क्योंकि इसको दो चीज होती अप टू है, डेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए चीजें कितना समय लगता है? आपको टीवी पे बिताना पड़ता है, सेलिब्रिटीज को सुनना पड़ता है, इश्यूज पे ध्यान देना पड़ता है, फिर ऑब्जर्व करके अपने पंचेस क्रिएट करने पड़ते हैं, तो ये कितनी मेहनत इस पे लगती है? ये बहुत जरूरी चीज है कि आप इसके लिए एक तो अच्छी चीज ये है कि आप मूवमेंट करते रहें।
ये आप मूवमेंट करते रहे। और दूसरी चीज ये कि आप अपने ध्यान में अपनी चीज को रखें। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैंने आपसे थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, तो अब ये है कि अब हम उसको दोनों व्यू से सोचेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। हमको लेके यही चलना है कि हम एक कॉमेडी के जरिए ही चीजों को हम सोच रहे हैं। जी। तो जो लोग ट्रेन में चढ़ते समय किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, बैठे हैं, तो कुछ लोगों को सीट मिल गई, उनका किस तरह का बिहेवियर है, कुछ लोगों को नहीं मिली, उनका क्या बिहेवियर है, कौन किसके तरफ किस भाव से देख रहा है, और जो लोग कंफर्ट जोन में है तो वो तुरंत जाते ही कह है और कर क्या रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पॉइंट आउट करनी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड भी जो मेरे स्कूल मेट रहे हैं, और आप भी जानते होंगे जी कि मतलब दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। एब्सोल्युटली यस। बट यही चीज है कि किसी चीज का होना आपके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज का वो होना एक बात है, लेकिन वो बड़ी बात तब बनेगी जब उस चीज को प्रस्तुत करने का हुनर, प्रस्तुत करने की क्षमता आप में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको जूझना भी हो। जैसे बहुत सारे मेरे लोगों ने मतलब कि जैसे कॉलेज टाइम से मजाक वगैरह तो थोड़ा सा हम लोग करते रहते थे, तो बहुत लोग हम लोग का भी बहुत मजाक उड़ाते थे कि अरे देखा जाएगा, देखते हैं कैसे। तो इन सब चीजों की मतलब आपको अपने आसपास एक दीवार बनानी बहुत जरूरी है। तो आपके पूरी टीम है या अभी आप सब इंडिविजुअली देख रहे हैं? लोग कैसे रीच आउट करते हैं आपको? बेसिकली अभी तो हम थोड़ा सा इंडिविजुअली ही देख रहे हैं। अभी तो अपने जो भी सोशल मीडिया है, कभी कोई मिल जाता है तो थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता है। बाकी तो हम अभी जो कुछ मेरे मतलब कि व्यक्तिगत स्तर से हो पा रहा है वो हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस फेज में हैं कि हम एक टीम क्रिएट करके और इसको एकदम परमानेंटली आगे ले आए। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक टीम का होना, उससे आप अगर टीम होगी तो सोशल मीडिया पर आप और एक्टिव हो सकते हैं उनके सहयोग से। काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि एक चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड के सामने ये भी है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं हैं, तो जिस पे हमारा खुद काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीम के सहयोग से हम उसे बढ़िया करते हैं। हालांकि ये लड़ाई चल रही है एक्सेसिबिलिटी को दूर करने की, लेकिन कई बार इतना लंबा समय चला जाता है कि हमारा पूरा करियर उसमें सिमट जाता है। जी, तो इसमें मतलब मेरा एक कहना है कि जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के पास तो बहुत रेडियो वगैरह है और बहुत मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है, और इवन बाकी बहुत सारे चैनल्स भी हैं अपने डीडी नेटवर्क के। तो खासतौर से इसमें तो विजुअली इम्पेयर्ड को बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि आपके पास इंजीनियर्स वगैरह सब होते हैं और हमारे पास आवाज होती है। तो हमें अगर इस क्षेत्र में मौका दिया जाए तो हम शायद बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, और दूसरी चीज की जैसे कई जगह प्रोडक्ट की बात होती है, तो जिस तरह से बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट जैसे कैंडल्स हैं, अगरबत्ती है, तो सब है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे तबके के लिए दे दिया जाए कि ये हमारे जो देश का विकलांग वर्ग है, ये जिसको दिव्यांग भी कहते हैं लोग, प्रधानमंत्री सर और बहुत लोग, तो ये तबका 2-3 प्रोडक्ट यही वर्ग बनाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज इसमें एक चीज की जैसे, और एक बड़ी बात, अभी एक पार्लियामेंट डे हमारा बीता है शायद 13 मई और के बाद आसपास था जी। तो मेरा ये है कि भाई आर्टिस्ट को आप मौके देते हो हाउस में। एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें हैं, वुमेन्स के लिए हैं, पिछड़ी के लिए, अनुसूचित के लिए हैं। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमारे पास आधुनिक वो चीजें हैं, हमारे पास वो बुद्धिमत्ता, वो बात कहना, वो काम करने की सोच सब है, लेकिन हमारे पास वो फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है जिसके बदौलत हम बहुत चुनाव लड़ सके और उसे प्रभावित कर सके। तो इस तरह के दोनों हाउसेज में इस तरह की प्रावधान रहने चाहिए, इस तरह के कि विजुअली मतलब कि दिव्यांग विकलांग लोग, उनको 2 सीटें काफी लंबे अरसे से अभय जी मांग चल रही है कि राज्यसभा में 2 सीटें होनी चाहिए, रिजर्व्ड होनी चाहिए डिसेबल्ड के लिए, विकलांग और ट्रांसजेंडर जो है। बिल्कुल, क्योंकि आप कहते हो कि 10 लाख पे हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव, ये ऐसी 10 करोड़ के आसपास की सोसाइटी है जिनका हाउस में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल।
ये आप आपने देखते हो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है और इसके ऊपर बिल्कुल लड़ाई चल रही है। कि मुझे लगता है कि इस पे लड़ाई हम लोग को एक होके, बिल्कुल और देखिए कई जगह करेज शो करने वाली बात है। जैसे कि दिल्ली में अभी इलेक्शन बीता, सारे लोगों को, विकलांगों को एक होकर के एक आध दो जगह से कोई ना कोई निर्दलीय प्रत्याशी अपने से उतार के, हम देखिए इस डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जब व्हील चेयर से प्रचार करेंगे, हम जब ट्राई साइकिल से लोगों को पोस्टर्स बांटेंगे, देन कोर्ट, आयोग, जो भी कमिश्नर्स हैं और जो भी लोग हैं, वो रियलाइज करेंगे कि वास्तव में क्यों इस चीज की क्या जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल तो सही इसलिए कहा। बहुत जरूरी है कि हमें भी थोड़ा करेज शो करना पड़ेगा। अबे जी, अब दो चार थोड़ा सा आप टैलेंट दिखाएं अपना। तो आप व्हीकल्स की आवाज़ें भी बहुत अच्छी निकालते हैं, गाड़ियों की, जहाज की, तो वो हो जाए थोड़ा सा। उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, अब वो टेलीफोनिक कितनी इफेक्टिव रहेंगी ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, ये बिल्कुल But, आपने दुरुस्त फरमाया और लिसनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइव और टेलीफोन में बड़ा अंतर होता है। लेकिन जो आपने पहले मिमिक्री की थी वो बिल्कुल दुरुस्त आ रही थी। तो चलिए देखते हैं। हाँ, नहीं, उसमें जैसे जीप्स वगैरह की वॉइसेस है, तो उसमें वोकल्स में हम तो एक राजदूत बाइक और ये सब जीप की और तमाम, तो जैसे जीप का है तो इस तरह से कुछ है। इस तरह से करके है, और इसके साथ कार की तो उसको इस तरह से, तो इस प्रकार से होता है। और पुराने बाइक की तो वैसे ही स्टार्ट करके ऐसे उनका जो है कि मूवमेंट होता है। आबिद शर्मा साहब का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी इनकी वीडियोस बहुत मज़ेदार है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी सुने। हाँ बिल्कुल, और मेरा बस ये कहना है कि हम लोग इसके साथ ही सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, और जो लोग जैसे सक्षम है, जैसे अपना ये शो है, उड़ान है, तो इस तरीके से और भी कुछ जगहों पे स्पेशल कम्युनिटी रेडियो कम से कम इस लेवल पे चीजें शुरू हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम हो सके। और बाकी दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, एक चीज तो जैसे हमने एक पहलू तो पूरा रख दिया सर जी, जाते जाते एक छोटी सी नहीं, बात हमारे हम पास और टाइम है, आप बात कीजिए। बिल्कुल, कि जैसे बात ये भी है कि जैसे हम लोग जो होते हैं, हम मतलब इस तरह के लोग, तो क्या होता है कि जैसे एक कोई चीज मिलना चाहिए, कोई चीज करना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए हमारे लिए, इसके लिए तो हम बहुत डिमांडफुल रहते हैं जी लेकिन वहीं पे जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जी, बहुत सारे लोगों के पास, जैसे बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं कुछ, तो मतलब उन्हें भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट को या लोगों को बार बार ये याद आए कि हाँ, अगर ये भी सामर्थ्यवान हो रहे हैं तो ये नेशन के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अबे सर, कपिल सर के शो में कभी जाने का मौका, उनसे कभी बात हुई? जहाँ कई बार जो आजकल टेलीविजन पर कई चैनल्स पे कॉमेडी के शोज आते हैं, तो एक जैसे परमानेंट की बात कर रहे थे आप, तो कभी माइंड में ऐसा है कि वहाँ भी मुझे एक परमानेंट स्लॉट मिले, उनके साथ काम करने का मौका मिले बड़ी टीम के साथ? जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज खत्म हुआ जी, तो उसके बाद हमने मुंबई में हमने स्टे नहीं किया कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी टफ है खास तौर से, और अकेले सरवाइव करना तो बहुत टफ है जी, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए वो सब ग्लैमर की दुनिया है ये जी, और इसमें है तो सरवाइव आप कर सकते हैं, आप बहुत चाह जाए तो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। जी, तो भी शायद उस वक्त मेरे पास वो नहीं रहा होगा। जी, तो इसलिए, और वहाँ पे जो भी हॉस्पिटैलिटी वगैरह की चीजें थोड़ी महंगी हैं, जी, तो इन सब चीजों की वजह से फिर मैं वापस लौट आया और वहाँ पे हम उस स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं कर सके। हाँ, बट अब ये खुले तो फिर उसके बाद इस चीज को पूरी तरीके से फोकस करके, और ट्विटर वगैरह की मदद से आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। और सुनने में आया कि कपिल सबको मौका देते हैं, तो
that can be a huge platform for you. यस इसमें बस यही है कि हम अपने आप को देखिए, कम से कम ये तो करेंगे कंटिन्यूटी बनाए रखें। बिल्कुल। अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो चीजें आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर किसी कारणवश ये चीजें जैसे छूट जाती हैं तो कुछ समय के लिए 6 महीने, साल भर, 2 महीने, 4 महीने, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपको जो शोज मिलते हैं वो यूपी या आसपास ही मिलते हैं, या बाहर भी अब शोज मिलने शुरू हुए हैं आपको? हाँ नहीं, बेसिकली एमपी में और यूपी में, जम्मू वगैरह भी एक आध 2 बार जाने का मौका मिला, फिर गुजरात वगैरह से भी एक आध शो आए थे। लेकिन वही है कि इसमें कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। इनमें इतने गैप ज्यादा हो जाते हैं थोड़े, जिससे कि कभी कभी जैसे ये होता है कि अब जैसे आपका ये कोई चीज चल रहा है, रेडियो चल रहा है, कोई चीजें चल रही है, तो अगर इसमें कंटिन्यूटी उस तरह की नहीं रह पाएगी, बिल्कुल, तो आपका ही विकल्प सोचने लगेंगे अपने मन में कि यार हमें थोड़ा और लगता है कुछ करना चाहिए, या तो इस तरीके की चीजें। बस वही है कि हमें थोड़ा सा ये है कि अपने ऊपर भी एक पेशेंस रखना होगा कि हम अपनी जो अपना प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करके सोचते रहें। और दूसरी बात ये है कि जो ये शोज है और इवेंट मैनेजमेंट है, उसके लिए प्रॉपर काम करें और अपने आप को बनाए रखें। चाहे छोटे लेवल की चीजें हो चाहे बड़े लेवल की हो, लेकिन वो लगातार चलती रहनी चाहिए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कम्युनिटी के लिए? तो बस यही हम कहेंगे कि ये बहुत जरूरी चीज होती है कि हम बहुत टाइम, मेरे मन में भी ख्याल है, आपके मन में भी यही आता होगा कि हम अपने सेटलमेंट को लेके बहुत अपने आप को हम सेटल करें जल्दी से जल्दी। लेकिन आपके जीवन को कभी भी बड़ा बनाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क और आपका साहस। तो इसलिए सेटलमेंट की तरफ देखिए, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इस तरह का जो भी ह्यूमर या हुनर या कोई आर्ट है, तो आप उसको लेके छोटा मत सोचिए बिल्कुल भी। आप उसको लेकर के आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। और ये अपनी आवाज, और दूसरी चीज की आज के इस समय में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत लोग सक्षम भी हैं, तो हमारे पास सोशल मीडिया से जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जोड़े रखिए और अपने संदेश पहुंचाते रहिए, उनके संदेश भी सुनते रहिए। तो समाज से जो हमारा अलगाव है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ना ही डिजिटली और ना ही फिजिकली। आपकी हॉबीज क्या हैं? हम तो सर ऐसे ही कभी कभी थोड़ी पोएट्री लिख लेते हैं, बाकी कभी इस वक्त तो कैरियोके वगैरह पे थोड़ी सिंगिंग वगैरह, बाकी बेसिकली इन सब चीजों को वही जो हम करते हैं, इन्हें देखना, मतलब इन्हें सुनते रहना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी हमारा मतलब पब्लिक इंटरेक्शन में हमको काफी रुचि है कि लोगों से इंटरेक्ट करके और उनसे बातें करना, और भोजपुरी वगैरह में तो काफी जो है कि इधर लोगों से यही सब चीजें हैं, लोगों से बातचीत करते रहना। बस मतलब कि आप समझ ही गए होंगे। द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, वो एक मोमेंट अगर हमें जाननी है तो वो क्या? वो मोमेंट वही प्राइम मिनिस्टर सर से जब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे शाबाशी दी, बढ़िया कहा। और उस वो मोमेंट नहीं, कई मोमेंट जैसे उन्होंने मन की बात में भी मेरी प्रशंसा की, तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही बेस्ट मोमेंट था, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। और उसको मिल जाने के बाद मन में कौतूहल सा रहता है कि हम भी कौन सी ऐसी चीज करें दोबारा जिससे कि उन तक ये न्यूज जाए कि हाँ हमने भी ये किया है और ये उनकी ब्लेसिंग से ही पॉसिबल हुआ है। तो वो मोमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। अच्छा, आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं, स्पेशल स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, क्रिकेट कमेंट्री को लेके जो लोगों का जुनून है वो हद से ज़्यादा होता है और हर कोई उसकी मिमिक्री करता है। और आप तो उसके माहिर हैं, आप बंगाली में ऐड भी करते हैं उसकी, तो वो जाते जाते थोड़ा सा हो जाए मज़ेदार सेशन। कैसे क्रिकेट फास्ट चल रही है, एक थोड़ी सी 2-3 फास्ट न्यूज़ हो जाए म्यूज़िक के साथ, फिर उसकी क्रिकेट कमेंट्री आपकी साथ में ही, और फिर उधर बंगाली ऐड आ रही है बीच में, जब बंगाली में कमेंट्री करते थे आप, जो आपका सेशन था पुरानी वीडियो में। जी अच्छा, जब बंगाली वाला, अच्छा वो भी यूट्यूब पे कहीं है क्या? बिल्कुल, देख लिया हमने, सब ढूंढ रखा है और मैंने बहुत पहले भी बहुत बार फॉरवर्ड किया उसे लोगों को। अच्छा, नहीं थे उसमें वो फास्ट न्यूज में जैसे वो हमने बनाया था ना, बहुत पहले बनाया था वो तो, जी, कि
लेकिन उसके बाद हमने जैसे इस तरह के थोड़े फास्ट न्यूज वगैरह पे बहुत उस तरह के नए कुछ मैंने मटेरियल बनाए नहीं। चलिए पुराना ही हो जाए, नया नहीं, 9 फास्ट दिन, पुराना 100 दिन। नहीं बिल्कुल, फास्ट न्यूज पे जैसे उस तरह के हमने बनाया था कि जैसे हम लोग पढ़ते थे या कहीं भी किसी भी चौराहे पे इस तरह के ले लेते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक पर एक लड़की और लड़के के बीच हुए भिड़ंत का मामला दिल्ली पुलिस ने सुलझाया। दिल्ली पुलिस ने लड़की के हवाले से बताया कि पिछले कई दिनों से लड़के की आंखों में उसके लिए प्यार की जगह मोतियाबिंद के लक्षण दिखाई दे रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के किसानों का बड़ा धरना, कहा किसानों को सावन में मोहब्बत की नहीं बल्कि पानी के बरसात की जरूरत। वहीं पर कई यूनिवर्सिटियों के सामने सरकारी कर्मचारियों का बड़ा धरना, कहा कि अगर हफ्ते में 4 शनिवार हुए तो 3 रविवार भी होने तय। ताजमहल को सीमित समय के लिए खोने जाने के मामले पर कई प्रेमी जोड़ों ने लगाया चक्का जाम। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जवानों ने छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब इसी तरीके से था ट्रम्प के 2 दिनों आपने म्यूजिक का भी जबरदस्त किया है साथ में सम्मेलन। बीट बॉक्सिंग का था, तो बीट बॉक्सिंग तो वो तो थोड़ी सी वो साउंड टेकिंग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कमेंट्री कर देते हैं अब थोड़ी सी क्रिकेट की, क्योंकि हमने ब्लाइंड अपने जो लिसनर्स हैं उनको निराश नहीं करना है हमने। नहीं, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जैसे कमेंट्री होती है, मान लीजिए कि अपने विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं या रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, तो कोई भी बॉलर है मान लीजिए पाकिस्तान के, चाहे तो इस तरीके से वो तरह तरह की कमेंट्री अपना हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली वगैरह में भी होती है, वो हम लोग करते रहते हैं। तो बंगाली कमेंट्री का इंटरेस्टिंग था कि हमने जब ये वर्ल्ड कप आ रहा था 2011 का जी, तो आप देखते हैं कई बार जैसे नॉर्मल लोग तो है कि समाचार देने लगा तो या तो वो सुने, नहीं तो रेडियो बंद कर दिए। लेकिन जो हम लोग हैं वो कई जगह पे खोजते हैं बिल्कुल कि कहीं भी वो मिल जाए कमेंट्री। तो ऐसे ही मैचेस आ रहे थे तो मैंने खोजा तो बांग्ला में एक जगह कमेंट्री मिली, तो वहां से मैंने थोड़ा सा बंगाली कमेंट्री सीखी थी जी। तो कमेंट्री जैसे हिंदी में इस तरीके से है, राशिद खान उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो तरह तरह के, जैसे संजय बनर्जी का अलग, विनीत गर्ग का अलग फ्लेवर है जी। तो संजय बनर्जी का इसमें है राशिद खान की ये गेंद रोहित ने बैकफुट पर जाते हुए गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार 4 रनों के लिए। इस प्रकार से उनका रहता है जी। और जैसे विनीत हैं तो वो थोड़ा धीमे बोलेंगे। भारत बहुत ही मजेदार में फंसा हुआ है। इसी बीच एक गेंद रोहित ने बैकफुट पर जाकर उसको सरकते हुए दूर उस ओर खेला है जिधर कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी, 4 रन। थोड़ा महीनी आवाज उनकी थोड़ी सी महीन सी रहती है जी। तो और इसे ठंडी में उनकी कमेंट्री और मजेदार लगती है, या फिर रात में वेस्ट वगैरह से हो तो इसी तरीके से अपने इंग्लिश में कमेंटेटर्स हैं तो वो ऐसे Here comes Rashid Khan, in comes Walter Rohit Sharma comes down the wicket, driven handsomely, no pause, no chance for any fielder, the ball crosses over the boundary, yes it is, 4 more runs. So और Rashid ball to Rohit comes down the wicket and lofted this one, mighty heel, no chance for any fielder, the ball will cross over the boundary, 4 runs. तरह तरह से तो और ये इसी तरीके से बांग्ला में होती है जी। পরের বালতি আমরা বলতে বলতে সাকিবুল হাসান দৌড় শুরু করলেন, বেলা রোহিত শর্মা পুল করে দিয়েছিলেন, বল চলে গেল স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের, কোনো ফিল্ডার যে কোনো চান্স নাই, সীমানার বাইরে 4 रन। इस तरह से उसके बाद ही एड बंगाली का अपना आता है, रोज रोज ब्रश क्यों करते होगे, যদি না করুন তাহলে হবে কীটাণুদের হামলা, ডাবর দাঁত হবে কালো ভূত, ডাবর রেড পেস্টের দাঁতকে করে ঝকঝকে, ডাবর रेड पेस्टेड दांतेर सुरक्षा, ऐसे करके उन लोगों का। सही, थैंक यू सो मच। जाते जाते अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बता दीजिए, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहे, शोज़ के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहें तो कैसे आप लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9450836555 है और बाकी आप मुझे फेसबुक पे अभय शर्मा नाम से संपर्क कर सकते हैं और कॉमेडियन अभय नाम से इंस्टा और ट्विटर पे हम आपको मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे कॉमेडी कुकीज का मेरा चैनल ही है
तो आप उस पे इन तमाम माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। अबे बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे, देश का करेंगे, और अपनी लाइफ में जो आपने बहुत ही टफ काम संभाला है, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप कॉमेडी फील्ड में हमें, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और इसी तरह आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे थे हमारी कम्युनिटी के स्टार सेलिब्रिटी अभय शर्मा से, जो कि एक कॉमेडियन है और इनको यूट्यूब पे सुने और बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी ये करते हैं और मिमिक्री का एक गजब टैलेंट है। तो इनसे जुड़ें, शोज़ के लिए इनवाइट करें और इसी तरह सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। धन्यवाद।